आज की हमारी एक खास बातचीत एक ऐसे शब्द से शुरू होती है जिसे हम सबने सुना है, मैकियावेलियन। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक चालाक, धोखेबाज, सत्ता के भूखे इंसान की तस्वीर बनती है। लेकिन ये शब्द आया कहाँ से? ये आया है लगभग 500 साल पहले लिखी गई एक किताब से, निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस। हमारे पास इस किताब पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और विश्लेषण है। आज हम इन्हीं की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लोरेंस के एक राजकुमार के लिए लिखी गई ये छोटी सी किताब आज भी इतनी मशहूर और बदनाम क्यों है। क्या इसका असली मतलब वही है जो हम समझते हैं, या फिर हम कुछ बहुत जरूरी बात नजरअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल, और इस किताब को समझने के लिए देखिए उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, साल है 1513। मैकियावेली जो फ्लोरेंस गणराज्य में एक ऊंचे पद पर थे, अब सत्ता से बाहर हैं, लगभग बेरोजगार। शहर पर मेडिची परिवार का राज लौट आया है, जिन्होंने उन्हें नौकरी से निकाला था। तो एक तरह से द प्रिंस उनकी नौकरी के लिए अर्जी थी। वो मेडिची शासकों को दिखाना चाहते थे कि देखो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, मुझे शासन की समझ है। तो ये एक तरह का जॉब एप्लीकेशन था। हाँ, एक बहुत ही क्या कहते हैं, शानदार जॉब एप्लीकेशन। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, इसके पीछे एक बड़ा सपना भी था। मैकियावेली का दिल इटली के लिए दुखता था, जो उस वक्त छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और फ्रांस और स्पेन जैसी भारी ताकतें उसे रौंद रही थी। वो चाहते थे कि कोई मजबूत, ताकतवर राजकुमार आए, इटली को एक करे और इन विदेशी ताकतों को बाहर खदेड़ दे। तो ये किताब एक प्रैक्टिकल गाइड भी थी और एक देशभक्त का सपना भी। ठीक है, तो इस किताब की रेप्यूटेशन इतनी खराब क्यों है? शुरुआत तो काफी सीधी सादी लगती है ना? सल्तनतें कितने तरह की होती हैं, सत्ता कैसे बनाए रखें, अपनी सेना कैसे बनाएं, ये सब तो किसी भी पॉलिटिकल साइंस की किताब में मिल जाएगा। हाँ, पहले कुछ अध्याय तो काफी पारंपरिक हैं, लेकिन फिर अचानक से कहानी एक मोड़ लेती है सीज़ारे बोर्जिया के उदाहरण के साथ, और यहीं से मैकियावेली का असली चौंकाने वाला चेहरा सामने आता है। सीज़ारे बोर्जिया, ये नाम तो सुना है, इनकी कहानी क्या है? सुनने में काफी क्रूर लगती है। और है भी। बोर्जिया ने हाल ही में रोमाग्ना नाम का एक इलाका जीता था, जो पूरी तरह से अराजकता में डूबा हुआ था। वहां कानून का राज स्थापित करने के लिए उसने रेमिरो डी ओर्को नाम के एक बेहद क्रूर लेकिन काबिल आदमी को भेजा। रेमिरो ने वही किया जिसके लिए उसे भेजा गया था। उसने बेरहमी से विद्रोह को कुचला और वहां शांति बहाल कर दी। लेकिन इस प्रक्रिया में लोग उससे बेइंतहा नफरत करने लगे। तो बोर्जिया का काम तो हो गया? काम तो हो गया, लेकिन अब रेमिरो खुद एक समस्या बन गया था। उसकी क्रूरता की वजह से लोग बोर्जिया से भी नफरत कर सकते थे। तो बोर्जिया ने क्या किया? एक सुबह उसने रेमिरो को गिरफ्तार करवाया, उसके शरीर के 2 टुकड़े करवाए और उन टुकड़ों को एक खूनी चाकू और लकड़ी के गट्ठे के साथ शहर के बीचों बीच चौराहे पर रखवा दिया। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? मैकियावेली समझाते हैं कि इसके 2 शानदार राजनीतिक मकसद थे। पहला, सारी क्रूरता का इल्जाम मरे हुए रेमिरो पर आ गया। लोगों ने सोचा कि बोर्जिया एक न्यायप्रिय शासक है जिसने एक जालिम को सजा दी। दूसरा, रेमिरो की इतनी भयानक मौत देखकर लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बोर्जिया को चुनौती दे। नतीजा, रोमाग्ना के लोग शांत भी हो गए और बोर्जिया से संतुष्ट भी। यही मैकियावेली का पॉइंट है, हिंसा का ऐसा इस्तेमाल जो राजनीतिक तौर पर फायदेमंद हो। बचत, ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी। एक ही झटके में डर भी पैदा कर दिया और लोगों की नफरत से भी बच गए। लेकिन ये तो किसी भी नैतिक पैमाने पर बहुत गलत है। क्या मैकियावेली कह रहे हैं कि ऐसे काम करना ठीक है? ठीक या गलत उनके लिए मुद्दा ही नहीं है। उनके लिए सवाल है क्या ये काम करता है। लेकिन वो इसमें एक बहुत जरूरी शर्त जोड़ते हैं। उनका कहना है कि क्रूरता का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। इसे शुरुआत में एक ही बार इस्तेमाल करो। एक बड़ा निर्णायक क्रूर काम आपकी सत्ता स्थापित कर सकता है, लेकिन अगर आप लगातार छोटी छोटी क्रूरता करते रहेंगे तो लोग आपसे सिर्फ नफरत करेंगे और वो नफरत आपकी सत्ता को ही खा जाएगी। तो क्रूरता एक दवाई की तरह है जिसे सही डोज में सही समय पर देना है, रोज रोज नहीं। ये क्रूरता को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह देखने वाली बात ही शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है। और मुझे लगता है यहीं से वो अपनी उस मशहूर दलील पर आते हैं कि दुनिया को जैसा वो है देखना चाहिए, ना कि जैसा उसे होना चाहिए। बिल्कुल, यही इस किताब का दिल है। वो कहते हैं कि दार्शनिकों ने ऐसे गणराज्यों और रियासतों की कल्पना की है जो कभी अस्तित्व में नहीं थे। वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक इंसान को कैसे जीना चाहिए और वो असल में कैसे जीता है, इसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। और एक शासक जो हमेशा अच्छा और गुणी बनने की कोशिश करेगा,
वो उन अनगिनत लोगों के बीच बर्बाद हो जाएगा जो गुणी नहीं है। सत्ता में बने रहने के लिए एक राजकुमार को ये सीखना होगा कि जरूरत पड़ने पर बुरा कैसे बना जाए। चलिए उनके कुछ मशहूर उदाहरणों को देखते हैं। वो आम अच्छाइयों को जैसे सिर के बल खड़ा कर देते हैं, जैसे कि उदारता या जेनरोसिटी हम सब मानते हैं कि एक बहुत अच्छा गुण है। मैकियावेली इसे खराब कैसे बताते हैं? उनका तर्क पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि अगर कोई राजा सच में उदार है और चुपचाप लोगों की मदद करता है तो किसी को पता नहीं चलेगा, उसकी कोई तारीफ नहीं होगी। और अगर वो दिखावे वाली उदारता करता है, बड़ी बड़ी दावतें, महंगे तोहफे, तो उसका खजाना बहुत जल्दी खाली हो जाएगा और फिर उसे टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। सही पकड़ा। और जैसे ही वो टैक्स बढ़ाएगा, लोग उससे नफरत करने लगेंगे। तो मैकियावेली की सलाह है, कंजूस कहलाने की परवाह मत करो। अगर तुम कंजूस होगे तो तुम्हारा खजाना भरा रहेगा, तुम्हें अपनी प्रजा पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, और जब सच में युद्ध या किसी आपदा के लिए पैसे की जरूरत होगी तो तुम्हारे पास पैसा होगा। अंत में लोग उसी राजा को उदार मानेंगे जो उन पर बोझ नहीं डालता। कमाल है, ये तो सोच को पूरी तरह से पलट देने जैसा है। क्या? तो राजनीतिक उदारता का मतलब लोगों पर पैसा खर्च करना नहीं, बल्कि उनसे कम पैसा लेना है। एक शासक जो टैक्स नहीं बढ़ाता, वही असल में उदार है, भले ही दुनिया उसे कंजूस कहे। ये एक गजब का मेंटल मॉडल है। हाँ, और इसी तर्क को वो आगे बढ़ाते हैं एक और बड़े सवाल पर, कि प्यार किया जाना बेहतर है या डराया जाना। हाँ, और मैकियावेली का सवाल साफ और बेबाक है। प्यार किए जाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है कि लोग आपसे डरें। ये तो सीधे सीधे एक तानाशाह की सोच लगती है। क्या वो एक अच्छे शासक और एक जालिम में कोई फर्क ही नहीं करते? उनकी नजर में वजह क्या है इसकी? वजह है इंसान के स्वभाव के बारे में उनका बेहद निराशावादी नजरिया। वो कहते हैं कि इंसान एहसान फरामोश, पलटने वाले, झूठे और मक्कार होते हैं। जब तक आपका पड़ला भारी है वो आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही आप पर मुसीबत आएगी वो आपको छोड़ देंगे। प्यार एक एहसान का रिश्ता है जिसे लोग अपने फायदे के लिए जब चाहें तोड़ सकते हैं, लेकिन डर सजा से जुड़ा होता है और सजा का खौफ कभी खत्म नहीं होता। प्यार भरोसे के लायक नहीं है, डर नियंत्रण में रखा जा सकता है। लेकिन डर बहुत आसानी से नफरत में बदल सकता है, जो किसी भी शासक के लिए बहुत खतरनाक है। इस पतली सी लाइन पर कोई कैसे चल सकता है कि लोग आपसे डरें लेकिन नफरत ना करें? यहां पर मैकियावेली एक ऐसी सलाह देते हैं जो सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन है बहुत गहरी। वो कहते हैं कि एक राजकुमार को हर हाल में अपनी प्रजा की संपत्ति और उनकी औरतों से दूर रहना चाहिए। बस ये दो चीजें मत छुओ। और फिर वो अपनी सबसे मशहूर और चौंकाने वाली लाइन कहते हैं, इंसान अपने पिता के कातिल को शायद भूल जाए, लेकिन अपनी जमीन जायदाद छीनने वाले को कभी नहीं भूलता। ये तो इंसान के बारे में बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मतलब सब कुछ स्वार्थ पर टिका है उनकी नजर में। हाँ। राजनीति भावनाओं पर नहीं, बल्कि इंसानी स्वार्थ की गहरी समझ पर चलती है। अगर एक शासक को लोगों की संपत्ति और औरतों को नहीं छूना है, तो डर बनाए रखने के लिए उसके पास क्या बचता है? उसे दिखावा करना पड़ता होगा, वादे करने पड़ते होंगे। क्या यहीं पर वो मशहूर लोमड़ी और शेर वाली बात आती है? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। मैकियावेली कहते हैं कि लड़ने के दो तरीके हैं, एक कानून से, जो इंसानों का तरीका है, और दूसरा ताकत से, जो जानवरों का तरीका है। एक अच्छा राजकुमार सिर्फ एक तरीके पर निर्भर नहीं रह सकता, उसे दोनों आने चाहिए। जानवरों में भी उसे दो जानवरों से सीखना होगा, शेर और लोमड़ी। शेर और लोमड़ी क्यों? लोमड़ी बहुत चालाक होती है, वो जालों को पहचान लेती है, लेकिन वो भेड़ियों से खुद को नहीं बचा सकती। इसलिए राजकुमार को भेड़ियों को डराने के लिए शेर जैसा होना चाहिए और जालों से बचने के लिए लोमड़ी जैसा। और लोमड़ी होने का मतलब है झूठ बोलना और वादे तोड़ना। हाँ, और वो इसे सही ठहराने के लिए वही तर्क देते हैं जो उन्होंने पहले दिया था, क्योंकि इंसान बुरे होते हैं और वो आपसे किया अपना वादा नहीं निभाएंगे, इसलिए आपको भी उनसे किया हुआ वादा निभाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो यहां तक कहते हैं कि एक राजकुमार को एक महान झूठा और धोखेबाज होना चाहिए। लेकिन क्या ये लंबे समय तक चल सकता है? आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया और 24 घंटे की खबरें हैं, क्या कोई नेता महान झूठा बनकर बच सकता है? लोग पकड़ नहीं लेंगे? मैकियावेली को ऐसा नहीं लगता था। उनका मानना था कि लोग बहुत भोले होते हैं और वो बाहरी दिखावे से बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं। उनकी एक और मशहूर कहावत है, हर कोई देखता है कि तुम क्या दिखते हो, लेकिन कुछ ही लोग ये महसूस कर पाते हैं कि तुम असल में क्या हो। इसलिए राजकुमार को सार्वजनिक रूप से दयालु, वफादार, धार्मिक और ईमानदार दिखना चाहिए।
भले ही अंदर से वो ठीक इसका उल्टा हो। उसे ये गुण रखने नहीं है, बस रखने का दिखावा करना है, और जरूरत पड़ने पर इन गुणों के खिलाफ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। आम जनता हमेशा दिखावे और नतीजों से प्रभावित होती है। अगर आप जीतते हैं और अपनी सत्ता बनाए रखते हैं तो लोग आपके तरीके को हमेशा सही ठहराएंगे। तो पूरा खेल नियंत्रण, हेरफेर और दिखावे का है। लेकिन उन चीजों का क्या जिन्हें एक शासक भी नियंत्रित नहीं कर सकता? अचानक आने वाली बाढ़, कोई महामारी या बाजार का गिर जाना, मतलब किस्मत। मैकियावेली ने इन ब्लैक स्वान घटनाओं के बारे में क्या कहा? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैकियावेली इसे भाग्य या फॉर्च्यून कहते हैं, और यहां भी वो पूरी तरह से किस्मत के भरोसे बैठने से साफ इनकार करते हैं। उनका मानना है कि भाग्य हमारी जिंदगी के आधे हिस्से को शायद नियंत्रित करता हो, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा हमारी अपनी इच्छा शक्ति और काबिलियत यानी वर्चू के हाथ में होता है। तो इसका मतलब तैयारी करना है। हाँ, तैयारी इसका मूल मंत्र है। वो एक नदी का उदाहरण देते हैं। जब नदी शांत बह रही हो तब आपको बाढ़ से बचने के लिए बांध और तटबंध बना लेने चाहिए, ताकि जब बाढ़ आए तो वो सब कुछ बहाकर ना ले जाए। ये आज के किसी सीईओ की सोच जैसा है। वो बाजार के उतार चढ़ाव यानी भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी कंपनी की तैयारी और फुर्ती यानी वर्चू से उस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी आपने कल्पना भी न की हो, जिसके लिए कोई तैयारी न हो, तब क्या? जरूरी है। ये भाषा आज के दौर में सुनने में बहुत ही खराब और स्त्री विरोधी लगती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के संदेश को समझें तो वो ये है कि सावधान और डरपोक रहने से बेहतर है कि आप साहसी और आक्रामक इम्पेच्यूस बने। एक साहसी नेता घटनाओं पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करता है। वो सिर्फ बैठकर किस्मत का रोना नहीं रोता, वो एक्शन लेता है, भले ही उसमें खतरा क्यों ना हो। तो जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, कंजूस बनो, प्यार से ज्यादा डर को चुनो, जरूरत पड़ने पर क्रूर बनो और एक महान झूठे बनो जो बाहर से बहुत गुणी दिखता हो, तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैकियावेलियन शब्द का मतलब आज क्या बन गया है। बिल्कुल। लेकिन इस किताब की ताकत इसी बात में है कि ये किसी नैतिक कल्पना पर नहीं बल्कि कड़वी हकीकत पर आधारित होने का दावा करती है। ये मानकर चलती है कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी और अविश्वसनीय है, और इसलिए राजनीति के खेल के नियम व्यक्तिगत नैतिकता के नियमों से अलग होने चाहिए। एक देश को चलाने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति की अपनी आत्मा को बचाने से ज्यादा बड़ी है। इसका असर आज तक इसलिए है क्योंकि ये सत्ता और नैतिकता के बारे में वो असहित सवाल उठाती है जिनका जवाब देना आज भी मुश्किल है। ये यकीनन सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। मैकियावेली ने ये किताब 500 साल पहले एक राजकुमार यानी एक निरंकुश शासक के लिए लिखी थी। आज की दुनिया में जहां लोकतंत्र है और नेतृत्व के मायने बदल गए हैं, क्या उनकी सलाह का कोई भी हिस्सा अब भी सच है? और क्या सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है कि किसी भी नेता को, चाहे वो एक लोकतंत्र में ही क्यों ना हो, कभी ना कभी एक अच्छा इंसान होने और एक प्रभावी लीडर होने के बीच एक मुश्किल चुनाव करना ही पड़ता है?